मची हुई है। क्रांति देवी और चिराग मिलकर ममता को बेरहमी से मार रहे हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद कर रहे हैं। चलो उठ यहाँ से, नाटक बंद कर अपना और सीधे गाड़ी में बैठ। आज डॉक्टर रसोई की ये क्लिनिक चलना ही होगा। नहीं माँ जी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। पहले भी 3 बार मैं ये दुख झेल चुकी हूँ। इस बार मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी माँ जी। बदतमीज औरत, माँ के सामने जुबान चलाती है। चल सीधे डॉक्टर के पास, वरना यही मार मार कर तेरा और तेरे पेट में पल रहे बच्चे का भरता बना दूंगा। जी, आप तो इस बच्चे के पिता हैं। 3 बार मेरी गोद सूनी रह गई है, कुछ तो रहम खाइए। ज्यादा ड्रामे मत करो भाभी। माँ, भाई, बाहर जल्दी चलो। काजल और कोयल का शगुन लेकर उनके पिता और भाई आए हैं। अरे वाह, शगुन आ गया। चल चिराग, जल्दी बाहर चलो। दोनों अमीर घर की लड़कियां हैं, बहुत सारा माल आया होगा। तुझे तो मैं आकर सीधा करती हूँ। पूरा परिवार ममता को उसी हाल में लहूलुहान और रोता हुआ छोड़कर लालच में बाहर भागता है। पीछे आंगन में ममता दर्द से कराती हुई अपनी पेट को सहला रही हैं, लेकिन बाहर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। काजल और कोयल के पिता और भाई कई गाड़ियों में कीमती शगुन, मिठाइयां और महंगे तोहफे लेकर आए हैं। अरे समधी जी, आइए आइए, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे ढोलकिया जी, हमारी दोनों बेटियां काजल और कोयल हमारे दिल का टुकड़ा है। उनके शगुन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो बस शुरुआत है, शादी में तो हम पूरा दिल खोल देंगे। पिंकी देख रही है, दोनों बहुएं तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकली। शगुन में इतना कुछ है तो तिलक और शादी में तो करोड़ों बरसेंगे। हाँ माँ, अपनी किस्मत चमक गई। दोनों भाई एक ही घर की बहनों से शादी कर रहे हैं। सारा राजपाट हमारे घर आ जाएगा। अरे ससुर जी, आप लोग अंदर बैठिए ना। माँ, मेहमानों के लिए जरा अंदर से पानी और नाश्ता तो मंगवाओ। बड़ी भाभी कहाँ है? अरे बेटा, तेरी बड़ी भाभी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। उल्टी दस्त हो रहे हैं उसे। बेचारी कमरे में सो रही है, वरना वो तो मेहमान नवाजी में सबसे आगे रहती है। हाँ हाँ, आप लोग बैठिए। माँ, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। समधी जी बैठिए ना, चाय पानी पीजिए। चाय पानी पीजिए। अंदर बैठक में मेहमानों की खातिरदारी शुरू होती है और लालची ससुर ढोलकिया पैसों की गड्डियां गिनने में व्यस्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रांति देवी और चिराग कमरे में आते हैं। ममता कोने में बैठी डर से कांप रही है। पिंकी, ये सीधे सीधे नहीं जाएगी। इसके साथ अब थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। चिराग, जा अंदर और जैसा मैंने समझाया वैसा ही कर। सॉरी ममता, मुझे माफ कर दो। माँ की बातों को तुम दिल पर मत लगाओ, वो तो बस गुस्से में ऐसा कह देती हैं। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो आपने मुझ पर हाथ उठाया था। वो मुझसे गलती हो गई भाग्यवान। माँ के दबाव में आकर मेरा दिमाग खराब हो गया था, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बार पिछली बार की तरह कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम अपने इस पति पर भरोसा करती हो ना? सच कह रहे हैं आप मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल सच। आज हम सिर्फ तुम्हारा रूटीन चेकअप करवा कर वापस आ जाएंगे। तुम आराम से चलो, मैं अकेला तुम्हें लेकर जाऊंगा। माँ या पिंकी हमारे साथ नहीं चलेंगी। हाँ हाँ, कर ले भरोसा। अभी डॉक्टर रस्तोगी के पास चलकर तेरी सारी हेकड़ी ढीली करते हैं। चिराग के इस बदले हुए रूप पर मासूम ममता भरोसा कर लेती है और चिराग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। चिराग ममता को लेकर किसी आम डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि अपनी खानदानी और लालची डॉक्टर रस्तोगी के क्लिनिक पर पहुंचता है। ममता का चेकअप पूरा हो चुका है और डॉक्टर रस्तोगी अपने कैबिन में चिराग और क्रांति देवी, जो गुपचुप पीछे से पहुंच गई थी, उनके साथ बैठी है। देखो चिराग, क्रांति जी, चेकअप मैंने कर लिया है। इस बार भी ममता के पेट में लड़की ही है। मुझे तो पहले ही पता था, इस कुलक्षणी के कर्म में बेटा है ही नहीं। डॉक्टर साहब, आप बस अपना काम शुरू करो, इसे यहीं खत्म कर दो। हमें नहीं चाहिए लड़की। नहीं क्रांति जी, इस बार ये मुमकिन नहीं है। ममता का ये चौथा केस है। उसके शरीर में खून की भारी कमी है। अगर इस बार हमने जबरदस्ती अबॉर्शन यानी मिसकैरेज करने की कोशिश की तो ममता की जान चली जाएगी और पुलिस केस हुआ तो मेरा क्लिनिक सील हो जाएगा। मैं जेल नहीं जाना चाहती। तो फिर क्या करें डॉक्टर साहब? क्या इस लड़की को इस दुनिया में आने दें? कोई तो रास्ता होगा। रास्ता एक ही है, अगर ये मिसकैरेज नेचुरली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मतलब है आपका? अपने आप कैसे होगा? मतलब अगर ममता पर काम का भारी दबाव डाला जाए, उसे भारी वजन उठाने को कहा जाए या सीढ़ियां चढ़ाई जाए, तो कमजोरी के कारण अपने आप गर्भपात हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं भी देखती हूँ कि ये लड़की इस दुनिया में कैसे आती है। इसकी मौत तो अब इसके खुद के पैरों पर चलकर आएगी।
ममता बाहर बेंच पर बैठी अपने पति के आने का इंतजार कर रही है। इस बात से पूरी तरह अनजान के अंदर उसकी सास और पति ने मिलकर उसकी कोख को उजाड़ने और उसे धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेलने का पूरा इंतजाम कर लिया है। 2 दिन बीत चुके हैं। ढोलकिया प्रसाद के घर में चिराग के दोनों छोटे भाइयों वंश और शुभम की शादी का जश्न चल रहा है। पूरा घर सजा हुआ है, लेकिन ममता के चेहरे पर सिर्फ उदासी है। पिंकी देख, दोनों बहुओं की गाड़ियां बस आती ही होगी। बहुत माल दहेज आ रहा है इस घर में। हाँ माँ, काजल और कोयल भाभी के आते ही अपनी तो चांदी ही चांदी है, पर माँ उस मनहूस ममता का क्या करना है? खड़ी रहने दे, 2 दिन और इसकी ऐश है। एक बार इन दोनों बहुओं को अंदर आने दे, फिर देखती हूँ कि इस ममता की अकड़ कैसे ढीली करनी है। डॉक्टर ने जो कहा था ना, वो खेल आज रात से ही शुरू होगा। हे छठी मैया, मेरे इस बच्चे की रक्षा करना। देवरानी आ रही है, घर में खुशियाँ आए, बस माँ जी का दिल भी पिघल जाए। ढोल बजाते हुए वंश और शुभम अपनी अपनी दुल्हनों काजल और कोयल को लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। आरती की थाली सजती है। दोनों नई बहुओं का गृह प्रवेश होता है। उसके बाद पूरा परिवार बैठक में बैठा है। क्रांति देवी दोनों नई बहुओं को लाड प्यार दिखा रही हैं। अरे मेरी प्यारी बहू, तुम दोनों बहुत अमीर और ऊंचे खानदान से आई हो, थक गई होगी ना। जाओ तुम दोनों जाकर अपने अपने कमरों में आराम करो। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे ओ ममता, सुन रही है या बहरी हो गई है? जा फटाफट रसोई में और दोनों नई बहुओं के कमरों में गर्मा गर्म दूध पहुंचाकर आजा जल्दी घर। काजल दीदी, कुछ अजीब नहीं लगा? मम्मी जी बड़ी बहू से इतनी बदतमीजी से काम करवा रही है और हमें इतनी खातिरदारी। बड़ी बहू से कोई ऐसा काम करवाता है भला? हाँ कोयल, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। भाभी का चेहरा देखो, कितनी डरी हुई है। जी माँ जी, मैं अभी दूध लेकर जाती हूँ। ममता रसोई की तरफ बढ़ती है। काजल और कोयल अपने कमरों में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह का समय है। शादी के बाद बहुओं की पहली रसोई है। काजल और कोयल तैयार होकर रसोई की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती हैं। प्रणाम मम्मी जी, आज हमारी पहली रसोई है ना, तो बताइए मीठे में क्या बनाना है? हम दोनों मिलकर बना देती हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी लक्ष्मी जैसी बहू हो तुम दोनों, भला इस तपती रसोई में क्यों सड़ोगी? इस गर्मी में काले पड़ने के लिए तुम दोनों को थोड़ी ही लाए हैं। लेकिन मम्मी जी, पहली रसोई की रस्म तो। अरे ओ ममता, तुझे तो आदत है ना इस चूल्हे चौके की। फटाफट हाथ चला और सबके लिए बढ़िया पकवान बना। मम्मी जी, पर बड़ी भाभी अकेली इतना सारा खाना कैसे बनाएगी? लाओ भाभी, हम दोनों भी आपकी मदद कर देती हैं। मैंने कहा ना तुम दोनों आराम करो, इसे करने दो, ये इसी काम के लायक है। जाओ तुम दोनों जाकर सोफे पर बैठो। नहीं काजल, नहीं कोयल, तुम दोनों जाओ। मम्मी जी सही कह रही है, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। तुम दोनों जाकर आराम करो। काजल और कोयल हैरान परेशान होकर पीछे हट जाती हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में क्रांति देवी का जुल्म और बढ़ जाता है। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक वो ममता पर शारीरिक काम का दबाव बढ़ाने के लिए नए नए बहाने ढूंढती हैं। काजल और कोयल दूर खड़ी ये सब देख रही हैं। अरे ओ ममता, इधर आ, ये सारे कपड़े लेकर छत पर जाओ और धूप पर सुखा कर आ। माँ जी, मुझसे इतना भारी वजन नहीं उठेगा, धूप बहुत तेज है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी, मेरे पेट में। कोयल ध्यान से देख, भाभी बार बार अपने पेट को क्यों छुपा रही है? उन्हें कोई बहुत बड़ी तकलीफ है। मम्मी जी लाओ ये टब, मैं ऊपर ले जाती हूँ, मशीन में कपड़े सुखा लेते हैं ना, जल्दी हो जाएगा। तुम बीच में मत बोलो कोयल, मशीन में कपड़े साफ नहीं होते, हाथ से धोए हैं तो धूप में ही सूखेंगे। ज्यादा नाटक किया तो ठीक नहीं होगा। भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मुझसे नहीं चला जा रहा। वंश, ये घर में क्या तमाशा चल रहा है? बड़ी भाभी की हालत इतनी खराब है, फिर भी मम्मी जी उनसे जबरदस्ती भारी वजन उठाकर सीढ़ियाँ चढ़वा रही हैं। बात क्या है? काजल, तुम नई नई आई हो, घर के मामलों में मत पड़ो। माँ जो कर रही है सही है, तुम अपना आराम देखो ना। वंश सच छुपाकर वहां से निकल जाता है। इस घर में बड़ी भाभी ममता के साथ कोई बहुत बड़ा और खौफनाक खेल खेला जा रहा है। रात के खाने का समय है। क्रांति देवी ने जानबूझकर पपीते की सब्जी बनवाई है ताकि ममता का गर्भपात हो जाए। पूरा परिवार टेबल पर बैठा है और काजल कोयल चुपचाप सब पर नजर रखे हुए हैं। ले ममता, आज तेरे लिए खास तौर पर ये पपीते की सब्जी बनाई गई है। चुपचाप इस पूरी प्लेट को साफ कर जा, एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए। नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। प्रेगनेंसी में पपीता जहर होता है, मेरे पेट में बच्ची है माँ जी, मैं इसे नहीं खाऊंगी। हे भगवान, कोयल भाभी प्रेग्नेंट है और मम्मी जी उन्हें जानबूझकर पपीता खिला रही है। ये तो सीधा सीधा मर्डर है। खाएगी कैसे नहीं तू? खा इसे। नहीं माँ जी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अन्न का अपमान करेगी और हमारी बात टालेगी? माँ मारो इसे, बहुत पर लग गए हैं इसके। छोड़िए मम्मी जी,
आप ये क्या कर रही हैं? ये सरासर टॉर्चर है, जुर्म है। एक प्रेग्नेंट औरत पर कोई ऐसे हाथ उठाता है क्या? तुम दोनों अंदर जाओ बेटा, तुम दोनों नई नवेली बहुएं हो, तुम्हें इस कुलक्षणी की औकात नहीं पता है। जाओ अंदर जाकर अपने कमरे में आराम करो, इनके बीच में मत आओ। काजल और कोयल को जबरदस्ती उनके पति अंदर खींच कर ले जाते हैं। ममता आंगन में बाल बिखेरे रो रही है। अगले दिन सुबह सुबह ममता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो दर्द से कराह रही है। काजल और कोयल छुपते छुपाते उसके कमरे में जाती हैं ताकि उसकी मदद कर सके और सच जान सके। भाभी, भाभी आंखें खोलिए, देखिए आपकी तबीयत कितनी खराब है। हमें बताइए आपको क्या परेशानी है, हम आपकी मदद करेंगे। नहीं नहीं काजल, कोयल, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है, प्लीज जाओ यहाँ से। भाभी, आप हमसे क्यों छुपा रही हैं? कल रात मम्मी जी ने जो किया वो कोई अपनी बहू के साथ करता है क्या? आप प्रेग्नेंट है ना, हमें सब पता चल गया है। अगर तूने गलती से भी उन दोनों के सामने जुबान खोली कि तू पेट से है तो तुझे और तेरे इस बच्चे को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी।